कि शब्दों की आधारशिला है? ऑप्शन दिया गया ध्वनि, वर्ण, वाक्य, पद। तो बहुत सारे बच्चे इसका सही जवाब देना शुरू कर दिए हैं कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब है कि ध्वनि शब्दों की आधारशिला है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि ध्वनि के लिखित रूप को कहते हैं, ध्वनि के लिखित रूप को कहते हैं। ऑप्शन दिया गया है वर्ण, शब्द, वाक्य, लिपि। ठीक है, तो ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं? ऑप्शन आप लोग देख लिए होंगे और आपके दिमाग में तुरंत इसका सही जवाब आ रहा होगा। बहुत सारे बच्चों ने इसका सही जवाब देना शुरू कर दिया है। सही जवाब है ऑप्शन ए, वर्ण। ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। इसको बिल्कुल आप ध्यान में रखिए, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। कुछ बच्चों ने ऑप्शन बी दिया है, लेकिन यहाँ पर आप चीज़ों को थोड़ा थोड़ा क्लियर करते जाइए। ठीक है, और जो नहीं आंसर आ रहा है उसको आप अपने नोटबुक पर जरूर ध्यान में रखिए। ध्वनि, जब हम बोलते हैं कोई चीज़ साउंड और वो वायुमंडल में रहता है तो वो ध्वनि है, लेकिन जब उसी को हम लिख देते हैं तो वो क्या हो गया? वर्ण हो गया। तो इस छोटे से अंतर को बिल्कुल ध्यान में रखिए, बाकी चीजें धीरे धीरे समझ में आएंगी। अगला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ऑप्शन दिया गया है ध्वनि, शब्द, वाक्य, अर्थ। तो ये जाना माना प्रश्न है और कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आप लोगों ने बिल्कुल इसका सही जवाब देना शुरू कर दिया है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ऑप्शन दिया गया ध्वनि, शब्द, वाक्य, अर्थ। ठीक है, तो इसकी जो सबसे छोटी इकाई है भाषा की, थोड़ा सा, हाँ सही जवाब है। आप लोगों ने बिल्कुल इसका सही जवाब दिया, ये ध्वनि है। ठीक है, विकल्प को देखना है, फिर हमें उसका सही जवाब अगर पढ़े रहेंगे तो खुद समझ में आने लगेगा। चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। उस मूल ध्वनि को क्या कहते हैं जिसका खंड न हो? उस मूल ध्वनि को क्या कहते हैं जिसका खंड न हो? ऑप्शन दिया गया है वर्ण, शब्द, अर्थ, वाक्य। तो बस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ने की जरूरत है कि उस मूल ध्वनि को क्या कहते हैं जिसका खंड न हो। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन ऐसे देखने के बाद बच्चे हड़बड़ाने लगते हैं कि ये कहाँ से क्वेश्चन आ गया, इसको तो हम नहीं पढ़े थे। लेकिन जितने भी बच्चे यहाँ जुड़े हैं सभी का आंसर मैं देख रहा हूँ कि बिल्कुल सही है। इसका मतलब है कि आप लोग यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए एकदम से तत्पर हैं और अच्छा लग रहा है। सही जवाब है ऑप्शन ए, वर्ण कहा जाता है। ठीक है ना, आप देखे होंगे कि ध्वनि दो तरीके की होती है, एक होती है खंड्य और दूसरी होती है खंडेतर। उस पर हम कभी चर्चा करेंगे। इनसे भी संबंधित सवाल परीक्षाओं में पूछे जाते रहे। ठीक है, जितने बच्चे जुड़े हैं सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, सबको नमस्ते इत्यादि कहता हूं। अब बाकी चलते हैं क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी में कुल कितने वर्ण हैं? हिंदी में कुल कितने वर्ण हैं? देखने में एक क्वेश्चन बहुत ही सरल है, छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन कई किताबों को पढ़ने के बाद बच्चों में कंफ्यूजन सा क्रिएट हो जाता है कि आखिरकार हिंदी में कुल कितने वर्ण हैं। ऑप्शन दिया गया 50, 11, 33, 52। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है, आप लोगों ने बिल्कुल इसका सही जवाब दिया कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। 52 वर्ण, हिंदी में कुल 52 वर्ण है। इसको एकदम से आप याद कर लीजिए। इसमें जैसे अगर आप तर्क वितर्क करेंगे तो फिर बात बिगड़ जाएगी। ठीक है, जिसमें कि स्वरों की संख्या कितना है, ये है, और व्यंजन है। ठीक है ना, तो इसको भी दिमाग में रखिए। बाकी कुछ संयुक्त स्वर हैं, संयुक्त व्यंजन हैं, उन पर हम अलग से बात करते हैं और अलग से सवाल भी आता है। लेकिन मुख्य रूप से पूछा जाए कि कितने वर्ण है तो संख्या हो जाएगी 52। इसको एकदम से आपको दिमाग में रखना है। अगला प्रश्न है, वर्णों के उच्चारण समूह को कहते हैं, वर्णों के उच्चारण समूह को कहते हैं। ऑप्शन दिया गया है वर्णमाला, शब्द समूह, वाक्य, वर्ग समूह। तो ऑप्शन को ठीक से देखना है आप सभी को और उसके अनुसार आपको जवाब देना है। तो वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं? आप लोगों ने बिल्कुल इसका सही जवाब देना शुरू कर दिया है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है वर्णमाला। बचपन के दिनों में आप सभी वर्णमाला को याद करते रहे होंगे।
और खूब लिखने का प्रयास करते रहेंगे। कई बार बच्चे पूछते हैं कि चीज़ें याद नहीं होती हैं, तो ऐसा नहीं है। आप इतना बड़े हो गए हैं, याद करते करते ही चीज़ों को आप बड़े हुए हैं। बस आप अपने दिमाग को फोकस करके रखिए, जो चीज़ें याद नहीं हो रही हैं उस पर ज़्यादा ध्यान लगाइए। चलते हैं आगे, बात करते हैं, चीज़ें धीरे धीरे समझ में और आएंगी। सवाल पूछा जा रहा है कि स्वरों की संख्या है। जैसा कि मैं इसके पहले बातचीत किया था, स्वरों की संख्या है। देखने में बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, लेकिन यही क्वेश्चन है जो कि कई बार परीक्षार्थियों को तंग भी करने लगता है। सही जवाब यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया गया है 10, 11, 12, 13। तो स्वरों की कुल संख्या कितनी है? देखने में क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों के लिए बहुत इजी होगा, उनको लग रहा होगा कि क्या लल्लू टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन मुझे ये अनुभूति जरूर हो रही है कि ये ऐसे क्वेश्चन जब क्लियर नहीं रहते हैं तो बहुत घातक हो जाते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 11। स्वरों की संख्या कितनी है? 11। अगला प्रश्न है, व्यंजनों की संख्या है 30, 31, 32, 33। व्यंजनों की संख्या कितनी है? स्वरों की संख्या आप सभी एकदम क्लियर कर लिए हैं कि 11 है, लेकिन व्यंजनों की संख्या कुल कितनी हो गई? ऑप्शन डी इसका सही जवाब है कि 33 है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, उच्चारण उच्चारण स्थानों की संख्या है। अभी तक हम स्वर और व्यंजन की संख्या पर बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर देखिए एक नए तरीके का सवाल है कि उच्चारण स्थानों की संख्या कुल कितनी है। ऑप्शन दिया गया है 4, 5, 6, 7। तो उच्चारण स्थानों की संख्या कुल कितनी है? बहुत सारे बच्चे 4 बता रहे हैं, कुछ बच्चे 5 भी बता रहे हैं, कुछ बता रहे हैं। ठीक है, सब अलग अलग बता रहे हैं। उच्चारण स्थानों की संख्या अगर देखा जाए तो मुख के भाग से, यानी कि ज्यादातर उच्चारण तो मुख से ही होता है। ठीक है, और इसकी संख्या कुल कितनी हो गई? आप सभी बता रहे हैं कि 5 है इसकी संख्या, लेकिन जो मैं जिस प्रमाणिक किताब से ये सारे क्वेश्चन मैंने बनाए हैं उसमें संख्या 6 दिया हुआ है। ठीक है, और वो कौन कौन से 6 भाग हैं उनको बताना जरूरी है, जिसमें कि उसमें बताया गया है। ठीक है, 6 अभी आप नोट करिए, फिर इसके बाद मैं बता देता हूँ कि कौन कौन से उच्चारण स्थानों की संख्या इसमें दी गई है। ठीक है ना, 6 की चर्चा की गई है, जिसमें दिया गया है कंठ। इसको नोट कर लीजिए आप लोग, बल्कि कंठ, ठीक है, तालु, मूर्धा और दंत, फिर ओंठ, फिर नासिका। तो कुल संख्या कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। ठीक है ना, तो इसका सही जवाब यहाँ पर 6 है। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ और नासिका। तो इस हिसाब से बिल्कुल इसको ध्यान में रखिए। मैंने भी कई किताबों में 5 देखा था, लेकिन फिलहाल मैं इसको यही मान के चल रहा हूँ कि ये 6 को ध्यान में रखिए। ठीक है ना, चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि क वर्ग में शामिल नहीं है। आमतौर पर परीक्षाओं में नहीं वाला सवाल ज्यादातर पूछा जाता है। ठीक है ना, तो क वर्ग में शामिल नहीं है, ऑप्शन दिया गया है क, ख, ग, श। तो अब ऐसे क्वेश्चंस को जल्दीबाजी में आपको सॉल्व नहीं करना है, आराम से देख के सॉल्व करना है, और जैसा कि आप लोग कर भी रहे हैं। सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि श जो यहाँ पर वर्ण लिखा गया है वो क वर्ग में शामिल नहीं है, यानी कि ऊपर के जितने भी हैं तीनों क वर्ग में है, श दूसरे वर्ग में है, जिस पे कि हम बात करेंगे किस में है। ठीक है ना, चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि च वर्ग में शामिल नहीं है। क वर्ग की बात हो गई, च वर्ग में कौन शामिल नहीं है? आप इन प्रश्नों को हल करेंगे तो आपको लगेगा कि आपकी उम्र बढ़ती जा रही है, लेकिन आपका जो ज्ञान है वो पीछे घटता जा रहा है। अभी तक क ख ग घ आपका साथ नहीं छोड़ा है, साथ नहीं छोड़ा है क्योंकि आप भाषा पढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात ये रहेगा ही, जीवन भर रहेगा। लेकिन एक नए तरीके से आप इसको पढ़ रहे हैं। चीज़ों को पहले हम याद किया करते थे, लेकिन अब सीख रहे हैं कि ये किस में शामिल है। ठीक है, च वर्ग में शामिल नहीं है, ऑप्शन दिया गया है च, छ, ज, श। ठीक है, तो बिल्कुल आप सभी लोगों ने बता दिया कि ऑप्शन डी इसका क्या है, सही जवाब है, शामिल नहीं है। ऐसे प्रश्नों को देखते हुए कई बच्चे जैसे नहीं नहीं पढ़ेंगे। कई बार हम जैसे क्वेश्चन परीक्षाओं में पढ़ते हैं तो अपने से कई बार क्वेश्चन में नहीं लगा देते हैं, कई बार नहीं को छोड़ देते हैं। ठीक है ना, तो ध्यान में पढ़ना, एक क्वेश्चन पढ़ना बड़ी कला है, तो ध्यान में रखिए। जल्दीबाजी में आंसर नहीं देना है, क्योंकि एक एक नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक नंबर क्या मैं बोलूँ, एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
जब गलत होता है तब लगता है कि क्या किया जाए इसके लिए। चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि ट वर्ग में शामिल नहीं है। ये भी क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं है, लेकिन बस इसको आपको देखना है कि ट वर्ग में शामिल नहीं है। ऑप्शन दिया गया है ट, ठ, ड और स। तो इसका भी सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन डी की ट वर्ग में स नहीं शामिल है। तो आपने देखा कि क्वेश्चन बनाते हुए ये सब मैंने मौलिक क्वेश्चन बनाए हुए हैं, किसी गाइड इत्यादि में से नहीं है। इसीलिए क्वेश्चंस के आंसर को लेकर मैं कॉन्फिडेंट रहता हूं कि जो बता रहा हूं सही है। आपने देखा पिछले तीनों क्वेश्चन में कि मैंने स को ऑप्शन में रखा हुआ था और बिल्कुल आपके दिमाग में ये आ गया होगा कि जाहिर सी बात है ये सब अलग वर्ग में शामिल है। ठीक है, और ये तीनों स देखेंगे आप यूज होते हैं एक साथ, लेकिन ये तीनों स अलग अलग वर्ग में है। और जैसे मैं बोल रहा हूँ तो जो बच्चे बहुत दिनों से तैयारी कर रहे होंगे उनके दिमाग में ये उच्चारण स्थान आ गया होगा कि इसको तालव्य श कहेंगे, इसको मूर्धन्य कहेंगे, इसको दंत्य कहेंगे। आमतौर पर जब हम अंतर करने की कोशिश करते हैं तो ऐसे ही बोलते हैं, वरना सामने वाला नहीं समझ पाता है कि क्या कहा जा रहा है। चलिए आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है त वर्ग में शामिल नहीं है। त वर्ग में शामिल नहीं है तो ऑप्शन देखना है, अब जल्दीबाजी में आपको सॉल्व नहीं करना है। इस क्वेश्चन नंबर 13 को आप लोग देखिए कि त वर्ग में शामिल नहीं है। त, थ, द, स। ठीक है, तो कौन नहीं है त वर्ग में? देखिए बहुत सारे बच्चे गच्चा खा गए। ठीक है, अच्छा ठीक है, बहुत सारे बच्चे इसका सही जवाब दे रहे हैं। इसको ध्यान से पढ़ना है, त वर्ग में शामिल नहीं, बिल्कुल सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। मिलता जुलता है तो की तरह तो बनता है, इसलिए मैंने जानबूझकर इसमें दिया है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि स त वर्ग में नहीं है, लेकिन आप देखेंगे कि जो उच्चारण स्थान के आधार पे है ये, ठीक है ना। एक इनडायरेक्टली ये पूछा गया है, स के अपेक्षा ज्यादा कमजोर ऑप्शन कौन दिख रहा है इसमें आपको? ऑप्शन ए दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये मजबूत है, मतलब ये ऑप्शन ज्यादा एक्यूरेसी में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है प वर्ग में शामिल नहीं है। प वर्ग में शामिल नहीं है। प, फ, ब, श। क्वेश्चन कुछ बच्चे करें कि देखने में छोटे लग रहे हैं, लेकिन ये है खतरनाक। आपको मैं बताऊं, एक बार मैं यूपी जीआईसी का एग्जाम देने गया था लखनऊ में। वहां पर भी क्वेश्चन जीएस के तो जो थे वो थे ही, हिंदी के क्वेश्चन बड़े छोटे छोटे थे और बहुत खतरनाक थे, मतलब उनको एक झटके में आप नहीं हल कर सकते। ठीक है ना, तो कुछ कुछ उसी का मैंने अनुभव लिया है और यहाँ पर आप सभी को परिचय कराने का प्रयास किया है। प वर्ग में शामिल नहीं है। आप देख रहे हैं कि ऑप्शन में मैंने दो एक ही जैसे मिलते जुलते, कई बार क्या होता है कि बच्चे याद करते हैं तो अक्षरों को बस पहचानते हैं कि इसको मैंने इसमें पढ़ा था, लेकिन यहाँ जितने बच्चे जुड़े हुए हैं वो अ, अच्छे हैं, पढ़ने में मेहनत कर रहे हैं वो। तो इस तरीके से इसका सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन डी हो गया। अगला प्रश्न है कि अंतस्थ नहीं है। अंतस्थ नहीं है, ऑप्शन दिया गया य, व, स, र। अब इसमें से हमें बताना है अंतस्थ नहीं है, तो इसका सही जवाब आप लोग जल्दी से दीजिए कि कौन सा ऐसा वर्ण है जो कि अंतस्थ में नहीं आता है। ठीक है, अंतस्थ हिंदी व्याकरण का काफी महत्वपूर्ण वर्णों का समूह है अंतस्थ। इसका जो सही जवाब है, आप लोगों ने बिल्कुल अच्छे से पढ़कर इसका सही जवाब दिया कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है कि स जो है वो अंतस्थ में नहीं है, बाकी य, व, र। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कौन छूट गया अंतस्थ में। ठीक है, अंतस्थ में कुल 4 वर्णों की चर्चा की जाती है, उसमें से स नहीं था। चलिए आगे बात करते हैं। आप लोगों की अच्छी तैयारी चल रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग बीच में लाइव क्लास नहीं चल रहा था तो भी आप पढ़ रहे थे। चलिए अगला प्रश्न है कि उष्म नहीं है। उष्म नहीं है, जैसे अंतस्थ है वैसे ही हमें उष्म को भी ध्यान में रखना है कि कौन सा नहीं है। ऑप्शन दिया गया है श, प्र, स और र। तो उष्म कौन सा नहीं है? बिल्कुल आपके दिमाग में आ गया कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अच्छा, आप जब भाषा विज्ञान पढ़ेंगे तो कुछ वर्ण है लुंठित और कुछ है पार्श्विक, तो इनको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है ना, लुंठित क्या होता है और पार्श्विक क्या होता है, ये सब आप थोड़ा सा माइनर डिफरेंस करके दिमाग में रखते रहिए। चलिए अगला प्रश्न है कि संयुक्त व्यंजन नहीं है। संयुक्त व्यंजन नहीं है, ऑप्शन दिया गया है छ, त्र, ज्ञ, श्र। तो संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा
कि इसका सही जवाब है। बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल इसका सही जवाब देना शुरू किया कि ऑप्शन डी जो है वो संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत नहीं आता है, और बाकी जितने भी यहाँ पर दिए गए हैं सब संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना। तो कई बार इनका ये भी पूछ लेता है कि किन से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखिए, क्योंकि बदलते हुए पैटर्न में क्या है कि इस तरीके से सवाल पूछ लिए जाते हैं, तो आप ध्यान में रखिए। बाकी तैयारी जब आप करते हैं तो कहीं न कहीं जरूर पढ़े होंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है थोड़ा सा लंबा रूप लेते हुए, यहाँ पर पूछा गया कि उन वर्णों को क्या कहते हैं जिनका उच्चारण बिना अवरोध या विघ्न बाधा के होता है। उन वर्णों को क्या कहते हैं जिनका उच्चारण बिना अवरोध या विघ्न बाधा के होता है। ऑप्शन दिया गया स्वर, व्यंजन, विसर्ग, अयोग, वाह। तो आप देख रहे हैं कि आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि हमने तो पढ़ा था, और बचपन के दिनों में हमारे छोटे कक्षाओं में कक्षा 1, 2, 3 में ही बता दिया जाता था कि स्वर क्या है, व्यंजन क्या है। लेकिन अब आपको लग रहा है कि इसका महत्व यूपी टीजीटी पीजीटी में कितना है, उस जमाने में नहीं पता रहा होगा। बिल्कुल इसका सही जवाब आप लोगों ने दिया कि स्वर जो होता है उच्चारण बिना अवरोध या विघ्न बाधा के होता है। ठीक है ना। तो ये बात है। चलते हैं आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि स्वर के संदर्भ में सही नहीं है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान से देखने वाला क्वेश्चन है कि स्वर के संदर्भ में सही नहीं है। ऑप्शन दिया गया है इनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, ये सभी स्वतंत्र हैं, सामान्यतः इनके उच्चारण में कंठ तालु का प्रयोग होता है, जीभ होंठ का नहीं, हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 13 है। तो अब आपको देखना है कि क्वेश्चन लंबा है, थोड़ा सा आप टाइम लिए, और बिल्कुल आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। जितने भी बच्चे जुड़े हैं लगभग 95% बच्चों ने इसका सही जवाब दिया है कि ऑप्शन, इसमें से कौन सा गलत है 19 का जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन डी लिखा गया कि हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 13 है, लेकिन इसके पहले ही आप लोगों ने देखा कि कितनी है, 11 है। तो इस तरीके से इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। और यहाँ पर आप ध्यान में रख लीजिए कि जो भी ऑप्शन दिए गए हैं वो सब स्वर के बारे में बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी जो है दिया गया कि उच्चारण में कंठ तालु का प्रयोग ज्यादा होता है और जीव होठ का थोड़ा कम होता है, और नहीं के बराबर होता है। ये आपके लिए नई जानकारी होगी, इसको बिल्कुल आप नोट करके रखिए। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है संयुक्त स्वर नहीं है। ऑप्शन दिया गया है कि संयुक्त स्वर नहीं है। क्वेश्चन दिया गया है, ऑप्शन दिया गया है ए, ऐ, ओ, उ। तो इसमें से संयुक्त स्वर नहीं है, हमें बताना है कि कौन सा स्वर जो है वो संयुक्त नहीं है। इसके पहले हमने संयुक्त व्यंजन के बारे में देखा, और यहाँ पर सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। तो देखिए ये क्वेश्चन देखने में बहुत कठिन नहीं है, इस क्वेश्चन को आपको टिक करने में सावधानी रखना है और रंगने में सावधानी रखना है अगर ऑफलाइन एग्जाम हो रहा है तब। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि संयुक्त स्वरों की संख्या है। जब आप हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे तो उसमें संयुक्त स्वरों की चर्चा की गई है कि कुल कितने संयुक्त स्वर है। ऑप्शन दिया गया है 3, 4, 5, 6। तो संयुक्त स्वरों की संख्या कुल कितनी है? संयुक्त स्वरों की संख्या कुल है, बिल्कुल सही जवाब आप लोगों ने दिया कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, 4 है। तो वो संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं? जिसमें कि ए है, ऐ है, ओ और औ, ये चारों क्या है, संयुक्त स्वर के अंतर्गत आते हैं। तो इसी तरीके से घुमा फिरा कर परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं, और खासतौर से हिंदी व्याकरण में बहुत ही सॉलिड सवाल पूछे जाते हैं। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको लंबा लंबा सवाल रहेगा, टेक्निकल सवाल रहते हैं, बस थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अगला प्रश्न है जो कि जैसा आप चाहते हैं वैसा ही प्रश्न है। कथन यहाँ पर दिया गया है, यानी कि हिंदी व्याकरण में भी आप देख रहे हैं कथन है, व्यंजनों के अनेक प्रकार के उच्चारणों को स्पष्ट करने के लिए जब उनके साथ स्वर का योग होता है तब स्वर का वास्तविक रूप जिस रूप में बदलता है उसे मात्रा कहते हैं। आप अपना जीवन इतना व्यतीत कर लिए मात्रा की परिभाषा को लेकर, कभी आप इतना टेंशन में नहीं रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि मात्रा आखिरकार किसको कहा जाएगा। ठीक है, लिखा गया व्यंजनों के अनेक प्रकार के उच्चारणों को स्पष्ट करने के लिए जब उनके साथ स्वर का योग होता है तब स्वर का वास्तविक रूप जिस रूप में बदलता है उसे मात्रा कहते हैं। ये क्वेश्चन आपके टीजीटी पीजीटी के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, ये इंटरव्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार क्या होता है कि इंटरव्यू में बोलती बंद हो जाती है कि अरे यार हमने तो स्वर व्यंजन पढ़ा था, ये मात्रा, और इंटरव्यूअर पूछ के बहुत ही प्रसन्न होता है कि देखिए ये
आंख ऊपर नीचे कर रहा है, फ्लोर देख रहा है, फर्श देख रहा है, छत देख रहा है। तो ध्यान में रखिए कि ये मात्रा की परिभाषा किसने दी? ऑप्शन दिया गया हरदेव बहारी, भोलानाथ तिवारी, किशोरी दास वाजपेयी, पंडित कामता प्रसाद गुरु। तो इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, इसका सही जवाब है कामता प्रसाद गुरु। हालांकि जो लोग टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं वो तो इंटरव्यू से मुक्त हैं, लेकिन पीजीटी वाले जितनी तैयारी कर रहे हैं उनको इंटरव्यू देना है और इसी तरीके के सवालों का आपको सामना करना है। किसी टीचर ने ठीक ही कहा था कि जब इंटरव्यू बोर्ड में आपको पसंद किया जाता है, आपको लोग नंबर देना चाहते हैं तो बोलते हैं कि आप अपने मामा का नाम बताइए, और नहीं देना चाहते हैं तो इंटरव्यू का मेंबर बोलता है या फिर सदस्य बोलता है कि मेरे मामा का नाम बताओ। तो आप कितना भी पढ़ कर जाएंगे उसके मामा का नाम तो नहीं बता पाएंगे, इसलिए इंटरव्यू आपका खराब होने लगता है। खैर ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, ध्यान रखने वाली चीजें हैं, ऐसा नहीं है, कम ही ऐसा होता है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मात्रा नहीं है। अभी आपने देखा मात्रा की परिभाषा को कि कामता प्रसाद गुरु ने क्या लंबी चौड़ी परिभाषा दी। हालांकि हम लोग तो अपने दैनिक जीवन में रोज ही कुछ न कुछ मात्राओं का प्रयोग करते रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए पूछा गया कि निम्नलिखित में से मात्रा नहीं है। ऑप्शन दिया गया है ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, लुप्त। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मात्रा की संख्या कुल कितनी है, मात्रा की संख्या आपके दिमाग में आ गई होगी। आगे प्रश्न है इसलिए शायद मैं उसको नहीं बताना चाहूंगा। निम्नलिखित में से मात्रा नहीं है, आप लोगों ने बिल्कुल इसका सही जवाब बता दिया, ऑप्शन डी। लुप्त नाम की कोई ऐसी मात्रा नहीं है, बस प्लुत और लुप्त, इसमें क्या हो गया, केवल शब्दों का बल्कि वर्णों का हेर फेर हुआ है कि आप पढ़ने में अगर गड़बड़ा रहे हो, अगर आप रात भर पढ़कर नहीं, रात भर सोकर नहीं गए हो, तो परीक्षाओं में कई बार बच्चे सोना पसंद करते हैं। मैंने कई बार देखा बच्चों को कि ज्यादातर अच्छी नींद उनको परीक्षा हॉल में आती है, वो रिपीट भी नहीं करते हैं और फिर गलत फलत करके बैठे रहते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपको अच्छी सी नींद लेकर जाना है। चलिए यहाँ पर देखिए क्या हो गया, लुप्त नाम का कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है ऐसे स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है और उच्चारण में लघुता रहती है, उन्हें कहते हैं। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग से सवाल हल करना पड़ेगा कि ऐसे स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है, ठीक है, इस पे जोर देना है, और उच्चारण में लघुता रहती है, उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया गया अनुनासिक, निरनुनासिक, अनुस्वार, विसर्ग। तो आप देख रहे हैं कि ऑप्शन में जितने नाम दिए गए हैं सब हिंदी व्याकरण के अनुसार नाम दिए गए हैं। और अनुनासिक क्या होता है, निरनुनासिक क्या होता है, अनुस्वार क्या होता है, विसर्ग क्या होता है, आप सारे लोग इसको पढ़े होंगे। लेकिन देखिए यहाँ पर इन चारों में से किसी एक की परिभाषा पूछ लिया गया है और आप लोग बिल्कुल इस जाल में नहीं फंस रहे हैं, बिल्कुल इसका सही जवाब आप लोगों ने दे दिया कि इसे अनुनासिक कहते हैं। ऐसे स्वरों का उच्चारण जिनका नाक और मुंह से होता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? अनुनासिक। जैसे मैंने बोला गांव, ठीक है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर जो लग गया है वो अनुनासिक हो गया। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है यह स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है जिसकी ध्वनि नाक से निकलती है, यह लक्षण किसके संदर्भ में है? इसके पहले आपने देखा कि उसकी ध्वनि नाक और मुंह दोनों से निकल रही है, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि यह स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है और इसकी ध्वनि नाक से निकलती है। किसके बारे में बात कही जा रही है? ऑप्शन दिया गया अनुनासिक, निरनुनासिक, अनुस्वार, विसर्ग। तो इसको देखने के बाद आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि ये सौरभ सिंह बेटा, ठीक है, मैं बाद में बता दूंगा मैं गाजीपुर में कहाँ से हूँ। आप अपना तो बता दिए हैं, चलिए मैं उस जगह को जानता हूँ। क्वेश्चन पे ध्यान में रखिए, क्वेश्चन आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी धीरे धीरे मैं चीज़ों को बता दूंगा। यह स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है, आप लोगों ने इसको आराम से पढ़ा, सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, अनुस्वार, ठीक है। अनुस्वार जो कि स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है जिसकी ध्वनि नाक से निकलती है। कई बच्चे इसका बड़ा उल्टा पुल्टा जवाब दिए हैं, लेकिन कुछ बच्चे इसका सही जवाब दिए, तो इसलिए इस क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न है कि केवल मुंह से बोले जाने वाला सस्वर वर्णों को कहते हैं। आप देख रहे हैं कि पिछला जो 2-3 क्वेश्चन आपके सामने रखा गया, एक तो नाक और प्लस मुंह, एक नाक और एक केवल मुंह। तो मुंह से तो सारे बोले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि केवल मुंह से बोले जाने वाला सस्वर वर्णों को क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया गया है अनुनासिक, निरनुनासिक, अनुस्वार, विसर्ग। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 का सही जवाब हो गया ऑप्शन बी,
तो ऐसे प्रश्नों को आपको हल्के में नहीं लेना है। ये एक क्वेश्चन जब परीक्षाओं में आते हैं तो आप परेशान से होने लगते हैं कि कहाँ से सवाल पूछ दिया गया है। सवाल आपके बुक से ही रहते हैं, तो ध्यान में रखना है कि अनुनासिक क्या है, निरनुनासिक क्या है, अनुस्वार क्या है, विसर्ग क्या है। ठीक है, तो केवल मुंह से बोले जाने वाले जो वर्ण होते हैं वो निरनुनासिक कहलाते हैं। जो नाक और मुंह से दोनों से बोले जाते हैं वो अनुनासिक कहलाते हैं। जो केवल नाक से बोला जाता है वो अनुस्वार कहलाता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा और इसको आप जरूर अपने नोटबुक पर नोट करते चलिए। अगला प्रश्न है कि विसर्ग के संदर्भ में सही नहीं है। विसर्ग के संदर्भ में सही नहीं है। ऑप्शन दिया गया है अनुस्वार की तरह विसर्ग भी स्वर के बाद आता है। यह व्यंजन है और इसका उच्चारण ह की तरह होता है। संस्कृत में इसका काफी व्यवहार है। हिंदी में इसका काफी व्यवहार है। तो आप देख रहे हैं कि ऊपर के दो ऑप्शन अलग ढंग के हैं, नीचे के दो ऑप्शन अलग ढंग के हैं और इन ऑप्शंस को आप अच्छे से पढ़ लिए होंगे और आपके दिमाग में तुरंत आया होगा कि जब हम हिंदी व्याकरण पढ़ रहे थे विसर्ग को हम इतने हल्के में ले रहे थे, लेकिन यहाँ पर देखिए इसको लेकर कैसा कैसा ऑप्शन बन गया है। तो इसको देखिए, आपके दिमाग में तुरंत इसका सही जवाब आना शुरू कर दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 का बिल्कुल सही जवाब बच्चों ने दिया कि ऑप्शन डी, हिंदी में इसका काफी व्यवहार होता है। ये बात गलत है। धीरे धीरे क्या हो गया है, अभाव होता जा रहा है, कमी होती जा रही है। हाँ, संस्कृत में इसका काफी व्यवहार होता है और बाकी अनुस्वार की तरह ही स्वर के बाद आता है। इसका उच्चारण ह की तरह होता है। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन आपको दिया गया है, ये ऑप्शन हो सकता है कि कभी प्रश्न के तौर पर, प्रश्न के फॉर्मेट में आपके सामने आ जाए। तो सीरियसली इसको देखिए, आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि योग न होने पर भी जो साथ रहे का अर्थ है। योग न होने पर भी जो साथ रहे का अर्थ है। ऑप्शन दिया गया है अयोग वा, वियोग वा, संयोग वा, योग वा। तो लगातार ये वाह वाह जुड़ा हुआ है सब में, बस आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा इसमें वाह सही है। तो बहुत सारे बच्चे उस वाह को समझ गए और ये बड़ा यूनिक टाइप का है, ये बहुत ज्यादा यूज में आता नहीं है। ठीक है ना, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। कुछ बच्चों ने इसके उदाहरण को भी बता दिया कि कौन कौन से उदाहरण, बिल्कुल सही उदाहरण है। योग न होने पर क्या है वो अयोग वाह। ठीक है, और बाकी तो आपको फंसाने के लिए दिए गए थे, उन बच्चों के लिए थे जो ऑन द स्पॉट एग्जाम हॉल में ही लैंड हुए हैं उनके लिए था, और बाकी जो पढ़ कर गए हैं वो तो इसको कर ही लेंगे। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि गांव, दांत, आंगन, सांचा इत्यादि किस ध्वनि के उदाहरण हैं। ऑप्शन दिया गया है अनुनासिक, निरनुनासिक, अनुस्वार, विसर्ग। तो इसके पहले आपने देखा कि मैंने परिभाषाओं को आधार बनाते हुए ऑप्शन दिया था, लेकिन यहाँ पर मान लीजिए कि आपको उदाहरण दे दिया गया टेस्ट करने के लिए, क्योंकि परीक्षाएं तो अलग अलग एंगल से टेस्ट करने के लिए एक बनी होती हैं और प्रश्न पूछे जाते हैं। तो गांव, दांत, आंगन, साचा किस ध्वनि के उदाहरण है, ये हमें बताना है यहाँ पर। ठीक है, तो ऑप्शन दिया गया अनुनासिक, निरनुनासिक, अनुस्वार, विसर्ग। तो बिल्कुल सही जवाब बहुत सारे बच्चों ने दिया है कि अनुनासिक को कहा जाता है, ये उसके उदाहरण है। ठीक है, तो आप एक लक्षण देख लीजिए कि यहाँ पर चंद्र बिंदु, जिसको हम लोग बचपन में कहा करते थे चंद्र बिंदु लगाना है, और चांद लिखते थे हम लोग, आंख लिखते थे। ठीक है, हालांकि अब लिखने की सरलता को ध्यान में रखते हुए ये बहुत ध्यान नहीं कोई देता है, लेकिन एग्जाम तो इसीलिए होता है कि जो चीजें आप भूल गए हैं, जो चीज व्यवहार में नहीं है वही सवाल पूछा जाएगा, इसीलिए कठिन होता जा रहा है ना हिंदी व्याकरण। बाकी और कोई इसमें नई बात नहीं है। तो आप लोग बिल्कुल पकड़ लिए, इसका सही जवाब क्या हो गया, अनुनासिक। अगला प्रश्न है कि अंगूर, अंगद, कंकण इत्यादि किस ध्वनि के उदाहरण है। ऑप्शन दिया गया है अनुनासिक, निरनुनासिक, अनुस्वार, विसर्ग। तो आप लोगों ने उदाहरण देखा और आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि ये इसका सही जवाब क्या है। सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब बच्चों ने दिया कि अनुस्वार का उदाहरण है। ठीक है ना, चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि इधर, उधर, आप, अपना, घर इत्यादि किस ध्वनि के उदाहरण हैं। ऑप्शन दिया गया है अनुनासिक, निरनुनासिक, अनुस्वार, विसर्ग। तो इसको देखते ही आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि इसका सही जवाब क्या होगा। लगातार आप लोगों ने प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं, इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, निरनुनासिक। निरनुनासिक, आपके दिमाग में वो भी सारी चीजें बैठ गई होंगी कि ये जो अनुनासिक है वो नाक और मुंह दोनों से बोला जाता है, तो इसको आप लिख लीजिए एन एम, और निरनुनासिक को लिख दीजिए खाली एम, अनुस्वार को लिख लीजिए केवल एन। तो
एम एन का ही पूरा खेल है, ठीक है ना, और बाकी कोई इसमें खेल नहीं है। तो इसका सही जवाब हो गया बी। अगला प्रश्न है कि मनः कामना, पयः पान, अतः, स्वतः, दुख इत्यादि किस ध्वनि के उदाहरण है। तो ये भी उदाहरण दिया गया है और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है कि कौन है इसमें जो शब्द दिए गए हैं उस किसके अंतर्गत आएंगे। अनुनासिक, निरनुनासिक, अनुस्वार, विसर्ग। तो आप लोगों ने तुरंत इसका सही जवाब दिया कि ऑप्शन डी है विसर्ग, क्योंकि इसमें विसर्ग भी लगा हुआ है और इसको बहुत ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरीके से कुछ हल्के सवाल भी परीक्षाओं में आ जाते हैं। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि इन्हें हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। इन्हें हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। ऑप्शन दिया गया है स्पर्श, अंतस्थ, उष्मा, उष्म होना चाहिए था, उष्मा हो गया है, उष्म, और इनमें से कोई नहीं। तो अब आप जब तक खूब अंदर से व्याकरण की किताब नहीं पढ़े रहेंगे तब तक इसको आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर जितने बच्चे बैठे हैं या फिर देख रहे हैं इसको, वो सारे बच्चे अच्छे हैं पढ़ने में, तो उन्होंने इसका बिल्कुल सही जवाब देना शुरू कर दिया कि वर्गीय व्यंजन किसको कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है स्पर्श, जो कि क से लेकर म तक होता है और इसकी संख्या कुल 25 है। वर्गीय क्यों कहा गया, क्योंकि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग में ये क्या है, विभाजित है, इसीलिए इसको वर्गीय व्यंजन कहा गया है। 5 वर्गीय व्यंजन बच्चे ने लिखा, तो यही है। बाकी हमें ध्यान में रखना है कि इस टाइप से आ जाए कि वर्गीय व्यंजन किसे कहते हैं तो हम आगे पीछे न देखें कि ये क्या पूछ दिया इसमें से, आउट ऑफ सिलेबस है, ऐसा नहीं। आगे बात करते हैं उसी का भाई, उसी टाइप का सवाल। ये व्यंजन अर्ध स्वर कहलाते हैं। ये व्यंजन अर्ध स्वर कहलाते हैं। तो कौन कहलाते हैं भाई। ऑप्शन दिया गया स्पर्श, अंतस्थ, उष्म, इनमें से कोई नहीं। तो अर्ध स्वर किसे का कौन सा कहलाता है। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर आप सभी लोग देना शुरू कर दिए हैं कि जो अंतस्थ है वो क्या है, अर्ध स्वर है। यानी कि जब मैं अंतस्थ कर रहा हूं तो आपके दिमाग में तुरंत लिखा जाना चाहिए। अब आपको नोटबुक पे नहीं लिखना है, आपके दिमाग में तुरंत इसको लिख देना है। और जो उष्म है वो, ये सब बार बार आप जब भी देखिए कहीं लिख दिया करिए तुरंत, इस तरीके से आपको याद होगा। कुछ बच्चे अंतस्थ को अठस्थ लिख रहे हैं, जो कि गलत है, क्योंकि कई बार ना इसको इंटरव्यू में लिखने के लिए भी बोल दिया जाता है, बहुत खतरनाक शब्द है, तो इसको भी ध्यान में रखिए। चलते हैं आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि उष्म व्यंजनों का उच्चारण एक प्रकार की रगड़ या घर्षण से उत्पन्न वायु से होता है, इनकी संख्या कितनी है। तो आपको एक कहानी सुनाई गई और उस कहानी के बाद सीधे पूछ लिया गया कि इसकी संख्या कितनी है। उष्म व्यंजनों का उच्चारण एक प्रकार की रगड़ या घर्षण या उष्म वायु से होता है, तो आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि ये उष्म व्यंजन के बारे में चर्चा की जा रही है। अब इनकी संख्या कितनी है, 4, 5, 6, 7। तो बिल्कुल आप सारे लोग इसको बता दिए। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है कि 4 है, जिसके के बारे में हमने पीछे बात की। अगला प्रश्न है कि उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजनों के कितने भेद है। कुछ बच्चे लिख रहे हैं कि वो टाइपिंग एरर कर दे रहे हैं, तो मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि आप नहीं लिख पा रहे हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं कमेंट्स आप सभी के देख रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि केवल मैं क्वेश्चन पढ़ते जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर सवाल पूछा गया कि उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजनों के कितने भेद हैं। अब ये जो वायु प्रक्षेप शब्द यहाँ पर है, इसको देखकर कई बच्चे भड़क सकते हैं कि ये कहाँ से पूछ दिया गया, हम तो व्यंजन अलग ढंग से पढ़कर आए हुए थे, और ये नया तरीके का सवाल यहाँ पर आपको लग सकता है कि वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजनों को के कितने भेद हैं। ऑप्शन दिया है 2, 3, 4, 5। तो इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, इसका सही जवाब है कि वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजनों की संख्या 2 है, अल्प प्राण और महाप्राण। ठीक है, अल्प प्राण और महाप्राण का नाम आपने सुना होगा, वहीं से है। तो वायु प्रक्षेप को आप ध्यान में रखिए कि यानी कि हवा की मात्रा कम ज्यादा होने के आधार पर भी व्यंजन के 2 भेद किए गए, क्योंकि लगातार हिंदी व्याकरण में भी रिसर्च होते रहे हैं, प्रयोग करते रहे हैं जितने भी व्याकरणाचार्य हैं सब। चलते हैं आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि जिनके उच्चारण में श्वास पूर्व से अल्प मात्रा में निकले और जिनमें हकार जैसी ध्वनि नहीं होती है, उन्हें क्या कहते हैं। प्रश्न आपको अच्छे से देखना है कि जिनके उच्चारण में श्वास
श्वास पूर्व से अल्प मात्रा में निकले और जिनके हकार जैसी ध्वनि नहीं होती है उन्हें क्या कहते हैं? अल्प प्राण, महाप्राण, स्वर, व्यंजन। 4 ऑप्शन दिए गए, उनके आधार पर इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, अल्प प्राण। और इस शब्द में ही जैसे प्राण, कई बार हम लोग जो सांस लेते हैं उसी को प्राण भी कहा जाता है, ठीक है। वायु से इसका अर्थ लगाया जा रहा है कि जिसमें कम वायु निकले वो अल्प प्राण के अंतर्गत है। और आगे हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से वर्ण अल्प प्राण में है, कौन कौन से महाप्राण में। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण कहलाता है। पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण कहलाता है। ऑप्शन दिया गया अल्प प्राण, महाप्राण, सघोष, अघोष, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब क्या होगा कि प्रत्येक वर्ग का यानी कि क, च, ट, त, प का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो क्या है, इसको आप ध्यान में रखिए 135। बहुत ही इसको ज्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं है। 135 को कहा जाता है अल्प प्राण, यानी कि ऑप्शन ए इसका क्या है, सही जवाब है। अगर आपको 135 नहीं आ रहा है तो महाप्राण को एकदम से याद रखिए 24, ठीक है। आगे मैं एक फार्मूला बताऊंगा जो कि आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। आपको एक बार केवल सोते समय याद रखना है 12/24, बस इतना ही ध्यान में रखना है। अब मैं आगे बताऊंगा कि ये 12 क्या है, 24 के बारे में हमने बता दिया है। तो महाप्राण को ध्यान में रखिए, तो जो अल्प प्राण है वो अपने आप याद हो जाएगा, उसमें बहुत ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, कई बार क्या होता है कि एक से अधिक चीजें याद करनी होती हैं, तो मुख्य चीज को याद करिए, सबको याद करेंगे तो फिर घाव पाउच होगा उसमें, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि व्यंजनों के उच्चारण में हकार जैसी ध्वनि विशेष रूप से रहती है और श्वास श्वास अधिक मात्रा में निकलती है, कहलाता है। जस्ट उसका उल्टा ये सवाल यहाँ पर पूछा जा रहा है कि व्यंजनों के उच्चारण में हकार जैसी ध्वनि विशेष रूप से रहती है और श्वास अधिक मात्रा में निकलती है, कहलाता है। अल्प प्राण, महाप्राण, सघोष, अघोष। तो यहाँ पर आप निरंतर प्रश्नों को हल कर रहे हैं। अब प्रश्नों के प्रकृति और पैटर्न से आप भली बात परिचित हो गए हैं, तो यहाँ पर तो आप जवाब दे देंगे। लेकिन इस चीज को आपको नहीं भूलना है कि आपको एक एग्जाम हॉल में भी बैठना है, वहां पर ये क्वेश्चन पढ़कर अगर आप सही जवाब देते हैं तो और खुशी होगी। सही जवाब क्या हो गया, ऑप्शन बी, महाप्राण। अगला प्रश्न है प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण कहलाता है। ऑप्शन दिया गया है प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण कहलाता है। ऑप्शन दिया गया है अल्प प्राण, महाप्राण, सघोष, अघोष। तो जो बच्चे बहुत दिन से तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए ये प्रश्न बहुत ही हल्का होगा। लेकिन मेरी यही कोशिश है कि किसी भी प्रश्न को हल्के में नहीं लेना है, उस पर समान रूप से विचार करना है और महत्व देना है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन का हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंस है और प्रतियोगिता के दौर में उनका बहुत अहम रोल है। तो आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया कि दूसरा चौथा कौन सा हो गया, महाप्राण, जैसा कि मैंने शुरू में ही बता दिया था इसको। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सही नहीं है। अब ऐसे प्रश्न जब सही नहीं है, यहाँ पर देखिए सवाल आ रहा है तो आपको थोड़ा सा सावधान होकर पढ़ना पड़ेगा कि अंतस्थ यानी कि यह रला वह भी अल्प प्राण ही है। उष्म वर्ण महाप्राण है। ख, घ, छ, झ अल्प प्राण है। अल्प प्राण वर्णों की अपेक्षा महाप्राणों में प्राण वायु का उपयोग अधिक श्रम पूर्वक करना पड़ता है। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से हमें गलत बताना है कि कौन सा गलत है। तो आप लोगों ने बिल्कुल काक चेष्टा बको ध्यानम की तरह इसको सवाल पूछा। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर जी अब तो नए तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। अरे भाई, इसी में से पूछे जाएंगे, कहाँ नए तरीके से पूछे जाएंगे। और जिस व्याकरण किताब से हम पढ़ा रहे हैं वैसे ही सवाल आते हैं। खैर, मतलब सबका है। अब नयापन में अब अज्ञेय और मुक्तिबोध तो होना मुश्किल है। चलिए इस क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर कि अंतस्थ क्या है, अल्प प्राण है। नए सवाल में नए तरीके का यही पूछ दिया जाएगा कि अंतस्थ यर किस में आते हैं, तो अल्प प्राण आप बताएंगे। और महाप्राण किस में आ रहे हैं, उष्म में आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर अल्प प्राण आप लोगों ने बता दिया कि ये गलत है, और बाकी ये तो सही है, ठीक है। तो इस तरीके से सही जवाब क्या हो गया, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। बाकी आपको ध्यान में रखना कि अंतस्थ अल्प प्राण में है और उष्म वर्ण जो है वो महाप्राण में है। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला प्रश्न है जो बच्चे नए सिरे से जुड़े हुए हैं, मैं उनको बताना चाहूंगा कि कोई चीज मैं जल्दी जल्दी नहीं पढ़ाता हूँ, आराम से पढ़ाता हूँ। अगर आपको भूख लगी है तो प्लीज आप सामने रखकर खा सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है। बाकी पुराने बच्चे मेरी शैली से भली बात परिचित होंगे, क्योंकि हमें
किसी अगर और कंपटीशन में नहीं जाना है, हमें जो चीज बताना है वो बहुत ही आराम से आपको सतह दर सतह बैठती जाए। चलते हैं आगे, बात करते हैं कि च ट वर्ण है, यानी कि च और ट दो वर्ण दिए गए हैं, उनमें से हमें बताना है कि क्या है। ऑप्शन दिया गया है अल्प प्राण व अघोष, महाप्राण व सघोष, सघोष व अल्प प्राण, अघोष व महाप्राण। अब कैसा नया सवाल आप लोगों को चाहिए, ये बड़ा ही खतरनाक तरीके का सवाल है, थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रख के इसको देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर क्या है, च और ट वर्ग दिए गए हैं। सही जवाब, बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल इसका सही जवाब दिया, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है कि अल्प प्राण है और अघोष है। जबकि आप देख रहे हैं कि अल्प प्राण अलग प्रकृति का व्यंजन है और अघोष अलग तरीके का है, ठीक है, लेकिन आप लोगों ने बिल्कुल इसका सही जवाब बता दिया। चलते हैं आगे, बात करते हैं इसी टाइप से। क्वेश्चन दिया गया है कि थ अफ वर्ण है, दो वर्ण दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि ये क्या है, अल्प प्राण व अघोष, महाप्राण व सघोष, सघोष व अल्प प्राण, अघोष व महाप्राण। तो ऐसे प्रश्नों को आपको बड़ा ही ध्यान से देखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 43 का जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन, बिल्कुल सही जवाब आप लोगों ने दिया कि बी है। तो आपके दिमाग में तुरंत आया होगा कि एक बार टेस्ट कर लेते हैं कि ये दूसरा हो गया और ये भी दूसरा है, तो महाप्राण तो हो गया, और सघोष आपने पढ़ा था, सघोष किस में पढ़ा था आप लोगों ने, इसका सही जवाब क्या होगा, जल्दी से बताइए आप लोग। इसका जो सही जवाब है, इसका सही जवाब महाप्राण तो है, ये बात तो सही है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ऑप्शन डी, इसका सही जवाब होगा, ठीक है ना। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि बहुत जल्दीबाजी में नहीं सॉल्व करना है। देखिए अघोष में क्या है कि पहला और दूसरा वर्ण होता है, और महाप्राण में भी क्या है, दूसरा और चौथा वर्ण होता है, ठीक है ना। यही फार्मूला, जिस फार्मूले की मैं चर्चा कर रहा था, यही फार्मूला है 12/24, बिल्कुल ध्यान में रखें। और ऊपर लिख लीजिए अघोष बटा में महाप्राण, ये दोनों याद रखेंगे तो और बाकी जितने भी इसके भाई हैं वो सब आपको याद हो जाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए इसी में जल्दीबाजी में सवाल गलत होता है, लेकिन मैंने कोशिश की कि इसको संभाला जाए, और इसका सही जवाब क्या हो गया, डी हो गया, ठीक है। हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई बात नहीं है। अगला प्रश्न है कि उच्चारण में नाद की दृष्टि से व्यंजनों के कितने भेद हैं। उच्चारण में नाद की दृष्टि से व्यंजनों के कितने भेद हैं। जो बच्चे जल्दी में क्वेश्चन का आंसर देते हैं, बाद में वही बोलते हैं कि मेरा एक क्वेश्चन से छूट गया। आप लोगों को न बोलना पड़े। यहाँ पर देखिए सवाल पूछा जा रहा है कि अभी इससे पहले आपने देखा कि वायु प्रक्षेप की दृष्टि से पूछा गया था, लेकिन यहाँ पर एक नया सवाल पूछा जा रहा है कि नाद की दृष्टि से व्यंजनों के कितने भेद हैं। ऑप्शन दिया गया 2, 3, 4, 5। तो इसका जो सही जवाब क्या है, क्वेश्चन नंबर 44 का जो सही जवाब है ऑप्शन ए है कि दो तरीके का है। और दो तरीके कौन सा है इसमें, अघोष है और सघोष, नाद के दृष्टिकोण से इसको बांटा गया है, ठीक है। और वायु प्रक्षेप की दृष्टिकोण से आपने देख लिया कि रफ्तार सिंह बेटा थोड़ा आंसर भी दे दिया करो, पीडीएफ इत्यादि के चक्कर में बहुत मत पड़िए, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। तो जब ये परीक्षा में इस तरीके से आए तो ऊपर आप जरूर ऐसे ऐसे लिख लीजिए, तब आपको दिमाग में तुरंत बैठ जाएगा। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण कहलाता है। ऑप्शन दिया गया अल्प प्राण, महाप्राण, सघोष, अघोष। तो प्रैक्टिस सेट में आपने देखा कि अल्प प्राण आपने देख लिया कि 1, 3, 5 हो गया 135, महाप्राण आपने देख लिया 24, अघोष आपने देख लिया 12। तो बचा कौन सा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब आप अपने नोटबुक पे इसको पूरा ऐसे ही नोट कर लीजिए, और आप सोते समय एक बार रात में जरूर इसको रिवीजन कर लीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि अल्प प्राण, महाप्राण, सघोष, अघोष से रिलेटेड किसी भी तरीके का प्रश्न आएगा, आप नहीं गलत पर कर पाएंगे। कितना भी घुमाकर नए पैटर्न पे पूछे, चाहे कुछ भी पूछे, भले वो पूछे कि मेरे मामा का इनाम बताओ, फिर भी आप बता देंगे, क्योंकि ये क्या है, फार्मूला है। तो इसको ध्यान में रखिए। फिलहाल इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन सी हो गया। अगला प्रश्न है कि सारे स्वर वर्ण य र ल व और ह वर्ण कहलाता है। मतलब सारे जितने स्वर हैं और य र ल व, य र ल व देखिए इसको क्या कह सकते हैं हम,
अंतस्थ और ह। तो बस प्रश्न पूछने का अलग अलग है, शैली या ढंग है। यहाँ पर देखिए उसी टाइप से पूछा गया। अब ये पूछा जा रहा है कि ये सब किसके अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन दिया गया अल्प प्राण, महाप्राण, सघोष, अघोष। तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी इसका सही जवाब है कि ये सब सघोष में आते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इसको ध्यान में रखिए कि जितने सभी वर्ण है वो सब क्या है, सघोष हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया कि सभी स्वर जो हैं वो किसके अंतर्गत हैं, तो वो किस में आते हैं, सघोष में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान का भाग नहीं है। निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान का भाग नहीं है। ऑप्शन दिया गया है कंठ, दांत, नाक, आंख। तो इसका जो सही जवाब क्या हो गया, उच्चारण स्थान के अंतर्गत कौन सा नहीं आएगा। आपने अगर विकल्प को बढ़िया से पढ़ा होगा तो आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। हालांकि आंखों से भी बात होती है लेकिन उच्चारण नहीं हो पाता है, और ऐसा माना जाता है कि आंख ही ऐसा शारीरिक हमारा अंग है कि वो आपके हर चीज को सही गलत सच झूठ सब चीज को बता देती है आंख, लेकिन ये बोल नहीं पाती। आंख बोलती भी है लेकिन इस समय में हिंदी व्याकरण के अंतर्गत नहीं है, इसको ध्यान में रखना है। और बाकी क्या है आप लोग जान ही रहे। इससे पहले मैंने सवाल पूछा था कि कुल कितने उच्चारण स्थान है, तो उनकी संख्या 6 थी। इस चीज को भी आप ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है ओ और औ ध्वनियां हैं। ओ और औ ध्वनियां किसके अंतर्गत आती हैं? कंठ तालव्य, कंठ्योष्ठ्य, दंत्योष्ठ्य, मूर्धन्य। तो आपने अगर पढ़ा होगा तो ओ और औ ध्वनियां आपके दिमाग में तुरंत आ गई होंगी कि ये किसके अंतर्गत है। सही जवाब इसका ऑप्शन बी, कंठ्योष्ठ। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो गया। इसको आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से जरूर ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है कि वह ध्वनि है, बस इतना ही देखिए, छोटा सवाल है, बस आपको बताना है वह ध्वनि है। ऑप्शन दिया गया है कंठ तालव्य, कंठ्योष्ठ्य, दंत्योष्ठ्य, मूर्धन्य। तो ये प्रश्न देखने में छोटा है लेकिन खतरनाक है, फिर भी आप लोगों ने बिल्कुल इसका सही जवाब बता दिया कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है दंत्योष्ठ। जो वह है वो दंत्योष्ठ है। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण कहलाता है। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण कहलाता है, तो इसके ऊपर लिख दीजिए इसे 1 और 2। ऑप्शन दिया गया है अनुनासिक, अयोगवा, सघोष, अघोष। तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, अघोष। और बाकी जो ऑप्शन दिए गए थे बस यूं